वेलकम फ्रेंड्स। अब हम बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास देखिए बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। सबसे पहली बात ये है बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ इज़ एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ठीक है ना, तो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए उसके बेसिस पे हमें बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ मिली। ठीक है, तो बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ को हमने समझना है अच्छे से और कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ हमें क्या बताती है। दिस लॉ टेल्स अस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। हमें क्या बताती है बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में बताती है किसी भी पॉइंट पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है ना, तो बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग। हमने कोई कंडक्टर लिया, ये हमने कंडक्टर ले लिया कोई। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, देन डीएल इज द लेंथ ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंडक्टर। हमने कोई डीएल लेंथ ले ली, डीएल लेंथ ले ली और मैंने इसको डीएल वेक्टर से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है? डीएल वेक्टर से डिनोट किया है, क्योंकि पर्टिकुलर लेंथ अगर बात करें इसकी एक डायरेक्शन हमें डिफाइन कर रखी है कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे करंट ऐसे, तो डीएल वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको हम डीएल वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए डीएल इज द लेंथ ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर, सो द करंट एलिमेंट बिकम्स आई डी एल वेक्टर। तो करंट एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाएगा? आई डी एल वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए मैंने क्या बताया। बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ की जो स्टेटमेंट है ना, जो डेफिनेशन है, वो आपको जब याद रहेगी तो आप क्वेश्चंस वगैरह भी कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कर पाएंगे, तो आपको ये याद भी करनी है। ठीक है ना, तो मेन क्या है बायट-श्वार्ट्ज़ लॉ में क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में बताती है स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे। ठीक है ना, तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। हमने पॉइंट ले लिया P, जो R डिस्टेंस पे है स्मॉल करंट एलिमेंट से। ठीक है ना, हमने कोई पॉइंट ले लिया P जो R डिस्टेंस पे है स्मॉल करंट एलिमेंट से। तो हम क्या लिखेंगे? लेट P बी एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस R। ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल करंट एलिमेंट, फ्रॉम द स्मॉल, मैं ऊपर का रब कर देता हूं, स्मॉल करंट एलिमेंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, मैंने क्या लिया यहाँ पे? कोई पॉइंट P ले लिया जो R डिस्टेंस पे है, ये जो करंट एलिमेंट है हमारे पास उससे। लेट P बी एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द स्मॉल करंट एलिमेंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज टू बी डिटरमाइंड। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। अब आप यहाँ पे देखिए जो आइडियल वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और P वेक्टर हमारे पास इस साइड में है। ठीक है ना, तो इसको हम R वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, इधर से डीएल वेक्टर से लेकर P तक जा रहा है ये। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए हम क्या मान लेते हैं कि आइडियल वेक्टर और P वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या मान लिया? थीटा एंगल मान लिया आइडियल वेक्टर और R वेक्टर के बीच में। ठीक है, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब देखिए हम पहले आइडियल वेक्टर को ले रहे हैं फिर आर वेक्टर को ले रहे हैं। ठीक है ना, तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी में हमें ध्यान रखना होगा कि पहले कौन सा ले रहे हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा ले रहे हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो हमने क्या किया? थीटा को एंगल ले लिया आइडियल और आर वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं? अब आगे देखिए मैंने क्या बताया था कि हम स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालते किसी पॉइंट पे। तो जो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो क्या होगा? वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी तो स्मॉल होगा ना। तो हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे? स्मॉल अमाउंट
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? डीबी वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, वो हमें क्या मिला, ठीक है ना। मैंने बताया आपको शुरू में भी ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो हमें क्या मिला वो हमने समझना है और पढ़ना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमें क्या मिला, जो डीबी है मींस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, हमें क्या मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला करंट के। सेकंड अगर बात करें, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला डीएल के, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला साइन थीटा के। फोर्थ हमें मिला डीबी 1/r² के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है डीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, ठीक है, ओके। सेकंड क्या है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डीएल के, ठीक है ना। करंट जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगा, ठीक है। डीएल सेकंड, डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड साइन थीटा, थीटा हमारे पास किस किस के बीच में एंगल है वो समझना है हमें। थीटा किस किस के बीच में एंगल है, आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, जितनी दूर जाते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कम होता जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को अगर हम कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन सभी को हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंबाइनिंग ऑल दीज वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, dB जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r², ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल्स टू k आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r², और यहाँ पर k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हम क्या लिख देंगे, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और k की वैल्यू कहाँ कहाँ डिपेंड करेगी वो भी हम देखेंगे, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट हमारे पास डिपेंड करेगी कि हम कौन सी यूनिट में हम सिस्टम को ले रहे हैं। फर्स्ट हो जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेकंड नेचर ऑफ द मीडियम, कि कौन से मीडियम में हम इस सिस्टम को ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करें, इन सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू हमारे पास होती है 1, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो हमें इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जब k की वैल्यू 1 ले ली हमने तो dB कितना आ जाएगा, dB कितना आ जाएगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन r² आ जाएगा, आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। अगर हम बात करें SI सिस्टम में, SI सिस्टम की बात करें, इन SI सिस्टम k की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है। SI सिस्टम में हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4π, और म्यू नॉट अपॉन 4π हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻⁷ के, और k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, dB के लिए तो हमारे पास आ जाएगा टेस्ला, ठीक है, और यहाँ से dl और ये, तो दूसरी साइड जाके हमारे पास मीटर इनवर्स, और I के लिए पर एम्पियर, ठीक है, टेस्ला पर एम्पियर, ओके सॉरी मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर की पावर है, तो मीटर की 1 पावर बच गई तो उधर जाके मीटर की 1 पावर बच गई, तो टेस्ला पर एम्पियर मीटर जो है हमारे पास यूनिट आ जाएगी 10⁻⁻ इसकी k की, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए,
तो यहाँ से हमारे पास के की यूनिट क्या आ गई, टेस्ला पर एम्पियर मीटर। ठीक है, के हमारे पास होता है 10⁻⁻7 के इक्वल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में हम क्या लिख सकते हैं, एसआई सिस्टम में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो जाएगा, म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, और जो म्यू नोट है उसको हम बोलेंगे क्या, वो भी समझना है आपको। म्यू नोट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमीबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमीबिलिटी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एसआई सिस्टम में हो गई, इससे पहले हमने लिखी थी वो सीजी सिस्टम में थी। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब आप यहाँ पे देखिए, जब मैंने दोनों साइड वेक्टर कर दिया तो डीबी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन डीबी वेक्टर की होगी। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा वो। अब पहले इसको हम आगे लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहें उससे पहले अगर मैं आर वेक्टर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और आर वेक्टर से, सॉरी, आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ आर से नीचे, कहने का मतलब आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ऊपर मल्टीप्लाई, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से नीचे मल्टीप्लाई। आप सभी को मालूम होगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब किसी भी वेक्टर को अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारे पास और उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर है तो वो वेक्टर बन जाता है। मतलब आर वेक्टर जो है इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर लिख दे और उसके मैग्नीट्यूड की उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो आर वेक्टर के इक्वल आ जाता है। ठीक है ना, तो आर यूनिट वेक्टर इनटू आर को हम आर वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, जो आइडियल साइन थीटा है इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आपको क्या समझना है, पहला वेक्टर कौन सा था हमारे पास, अब हम जब हमने कंडक्टर लिया था उसमें आइडियल वेक्टर था और दूसरा वेक्टर था आर वेक्टर। ठीक है ना, तो फर्स्ट वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि साइन वाला एंगल है यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले वेक्टर का क्रॉस दूसरे वेक्टर के साथ कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा आइडियल क्रॉस आर कर दे हम, और इसको ओपन करके देखो तो आइडियल साइन थीटा आएगा हमारे पास। ठीक है, आइडियल साइन थीटा इंटू आर वेक्टर भी। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ गया डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई बायट-श्वार्ट्ज लॉ की। ठीक है, अब आगे देखिए इसके कुछ, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है, ये हमने लिया आई और ये डी एल वैक्टर लिया था इस डायरेक्शन में, और ये आर डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट पी था। तो अब आप एक बात समझिए, मैं राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ कर रहा हूँ, राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास करंट है, मतलब पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ से हम हाथ को स्क्रू करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मैं हाथ को घुमाऊंगा, आइडियल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ मैं लेके जाऊंगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो हमारे पास प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रहा है हमारे पास डीबी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि जो डीबी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, आइडियल क्रॉस आर के इक्वल है। तो आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड। अगर हम इस तरह से ले ले, इस तरह से ले ले आइडियल को, तो अब आप यहाँ पे देखिए दूसरा वेक्टर ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरह से लेंगे, अब देखिए यहाँ से उल्टा,
इस तरह से लेके इसको इस तरह अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी हमारे पास। ठीक है, राइट हैंड का ही यूज़ करना है आपको, ये ध्यान रखना है, राइट हैंड का यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर उसका रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी करूँगा। अब आपके देखिए स्पेशल केसेस की बात करें, अगर थीटा 0 या 180 ले लें हम, थीटा 0 या 180 ले लें तो dB हमारे पास कितना था, स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ये था म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। थीटा को 0 ले ले या 180 ले ले तो साइन 0 हो जाएगा, मतलब dB 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर थीटा को 90 ले ले हम तो साइन 90 मतलब 1, तो यहाँ से हमारे पास dB कितना आएगा, ये आएगा म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जब थीटा को हमने 90 लिया। ठीक है, ओके, और ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जब थीटा को 0 या 180 लेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, जब हम करंट एलिमेंट को मतलब इस तरह से ले लें, मान लो ये हमारा करंट एलिमेंट है और ये हमने ले लिया आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा। ठीक है, सो थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।